हाँ बच्चों, तो अगले टॉपिक की जैसे मैंने बात की थी, आज हमारे पास जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के आगे का है। और यहाँ पर हम लोग एक तो पहले ये बताएंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव होता है और कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, इसकी बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि जो आपका पोटेंशियल का फार्मूला हम लोगों ने निकाला था कि ई बराबर होता है माइनस डेल वी, इसकी कुछ मैथमेटिकल इंसाइट को समझेंगे जो कि बहुत ज़रूरी होती है। और उसके बाद फिर हमें ये भी समझना होगा कि इसका फिजिकल मतलब क्या होता है। और फिर कोशिश करेंगे कि जो इक्वी पोटेंशियल का मतलब जो होता है कि इक्वी पोटेंशियल एक टर्म होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बात कर लें। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तीन चीज़ें मुख्य रूप से हैं जिनको कि हमें समझना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस टॉपिक से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव होता है, इसका मतलब क्या है। देखो, कंजर्व मतलब क्या होता है, बचा के रखना, कंजर्व करना, है ना, बचाना इसका मतलब होता है। तो जैसे आप मान लीजिए आप कोई पानी को आप बचाते हो, सब कैसे बचा रहे हो। मान लीजिए आपने घरों में पानी यूज किया खाना बनाने के लिए आपने पानी से मान लीजिए कुछ धोया, उस धुले हुए पानी को आपने कहीं फेंका नहीं, फिर उस धुले हुए पानी को कहीं इकट्ठा कर लिया और फिर उसका काम फिर से गाड़ी धोने के लिए, मोटरसाइकिल धोने के लिए, या दरवाजे पे बाहर सड़क धोने के लिए अपने घर के बाहर उसमें इस्तेमाल कर लिया। तो अब आप हर बार ताज़ा पानी नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, आप नल चला के, ट्यूबवेल चला करके या सप्लाई के पानी को बार बार आप नया सप्लाई का पानी आप खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए यूज करते हो, फिर नया सप्लाई का पानी आप सड़क धोने के लिए, मोटरसाइकिल धोने के लिए यूज करते हो, बल्कि आप उसको बचा करके बार बार यूज कर रहे हो। तो कंजर्व करने का मतलब रिसाइकिल करना नहीं होता है, कंजर्व करने का मतलब होता है बचाना। हम ना खर्च करें, हम ना उसको उस तरह से यूज करें कि वो वेस्ट हो जितना हो सके। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। अब बात यह है कि भैया यहाँ पे किस तरह कंजर्वेशन हो रहा है। तो बच्चा यहाँ पे जो कंजर्वेशन हो रहा है वो होता है एनर्जी का। तो जो हम फील्ड के कंजर्वेशन के, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है, तो क्या वो कंजर्व कर रही है, पानी नहीं, वो कंजर्व कर रही है आपका एनर्जी। जो एनर्जी है उसको वो एक तरह से नहीं खर्च कर रही है, जितनी एनर्जी उतनी रखती है। इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। देखो, द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज अराउंड अ क्लोज पाथ इन स्टैटिक फील्ड इज जीरो। मतलब अगर आपके पास कोई टेस्ट चार्ज है, आपके पास कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब बहुत सारे चार्ज होंगे, उनकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज को लेते हो, उसको घुमाते हो, और घुमाने के बाद जहाँ आए हो वहीं फिर से आ जाते हो। तो ए पॉइंट से चले थे, ए पॉइंट पे आ गए, तो आप कहोगे द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज अराउंड अ क्लोज पाथ। जैसे क्लोज पाथ है, ये क्लोज पाथ इन स्टैटिक फील्ड इज जीरो। तो यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में किसी पॉइंट शुरू की बात और फिर आप उसी पॉइंट पे आ गए, तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको कोई भी वर्क डन नहीं करना होगा। अब आप कहोगे मतलब क्या मतलब है इसका। मतलब ये है कि अगर हम इस हमारी दुनिया में ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती, या हम चार्ज होते, हमारी पूरी दुनिया में चार्ज वाला बिहेवियर होता, तो अपने घर से चलते, अपनी यूनिवर्सिटी जाते, कॉलेज जाते और फिर से घर आ जाते, तो हमको कोई कार्य ना करना पड़ता, हमारा वर्क डन जीरो हो गया होता। यानी हमारी कोई भी ऊर्जा खर्च ना होती, हमें कोई थकान ना होती, हमें किसी तरह कोई भी एनर्जी का लॉस ना होता। तो कहने का मतलब हाँ, अगर आप सच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाली दुनिया में रह रहे होते तो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जब जहाँ काम करते हैं वहाँ जो नेचर है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है, वहाँ फ्रिक्शन होता है। उन फ्रिक्शन की वजह से कुछ एनर्जी का लॉस ऐसा हो जाता है जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते। खैर, हम उन बातों में नहीं जाते हैं, मैकेनिक्स डीपेस्ट ऑफ द पोटेंशियल एंड कंजर्वेटिव एंड फ्रिक्शन। सो आपको यहाँ पर ये डेफिनेशन याद रखनी है कि द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज अराउंड अ क्लोज पाथ इन द स्टैटिक फील्ड इज जीरो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एट द एंड ऑफ पाथ इन लूप द नेट वर्क डन इज जीरो। तो जब आप कहीं शुरू करते हो यात्रा और घूम घाम के कहीं से आए और फिर उसी जगह पहुंच गए, तो इस बिहेवियर की वजह से, इस लूप वाले बिहेवियर की वजह से आपका वर्क डन जीरो होगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डज नॉट वेस्ट एनर्जी इन लूप। तो इसका मतलब है आप जो इस समय पूरे प्रोसेस में जब आप घूम के आते हो, तो हो सकता है यहाँ कुछ जाने में लगा, कुछ आने में ऊर्जा, तो आने जाने में ऊर्जाओं का जो बैलेंस होता है वो ऐसा होता है कि नेट इफेक्ट जीरो हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है इट डज नॉट वेस्ट एनर्जी इन लूप पाथ। आप कह सकते हो लूप पाथ में जब चार्ज चलते हैं तो वहाँ कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होती। तो ये एक तरह से कंजर्वेटिव नेचर है, कंजर्व हो रहे हैं। इसीलिए आप कहते हो कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पाथ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ओनली एंड पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। ये क्या, इसका क्या मतलब है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि लूप मतलब
एक क्लोज पाथ। शर्त क्या है? आप जहाँ से चले हो आप वापस वहीं आने चाहिए। अगर आपका शुरुआती बिंदु ए है और आप चले और चलने के बाद यहाँ आ गए बी, तो अब आपके शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु बराबर नहीं रह गए। तो अब आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो डिफरेंस है उसका फिर कंसिडरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही बार बार कहा जा रहा है। तो इसका मतलब पाथ का कोई इंपॉर्टेंट नहीं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पाथ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, केवल एंड पॉइंट आर इम्पॉर्टेंट। तो अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी अलग अलग नहीं है, पॉइंट ए और बी सेम है, तो इसका मतलब है कोई वर्क डन नहीं हुआ होगा। एनर्जी के बारे में एनर्जी के बारे में सोचना छोड़ दो। लेकिन अगर पॉइंट ए और बी सेम नहीं है तो फिर देखना पड़ेगा उनके बीच की दूरी कितनी है और किस तरह से उनके बीच का फोर्स का बिहेवियर, वर्क डन का बिहेवियर क्या होगा, वो हमको वहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एंड पॉइंट का मसला यहाँ पे होता है सेम है कि नहीं है। जरा इस चीज़ को एक डायग्राम के थ्रू देखें। जैसे एक पहाड़ी है, अब एग्जाम्पल के तौर पर सोचो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पहाड़ी है और ये दो चार्ज हैं, एक चार्ज ये है एक चार्ज, दोनों स्टार्ट करते हैं। ये जो ब्लू वाला चार्ज स्टार्ट करता है, सीधा भागता हुआ जाता है और जो वो पहाड़ी के ऊपर एंड पॉइंट है, झंडा जहाँ लगा है वहाँ पर चला जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस दौरान क्या होता है, अब भाई वापस लौट के भी नहीं आया, तो पॉइंट नंबर ए है, पॉइंट नंबर बी है। इन दोनों के बीच में, पॉइंट नंबर ए से बी के बीच में जाने में जो वर्क डन हुआ वो मान लो WAB है। अब एक दूसरा चार्ज है, वो अपनी यात्रा शुरू करता है पॉइंट ए से, उसके लिए भी यही मान लो पॉइंट ए है, ऐसा ही है। अब वो इस तरह से टेढ़े में रास्ते से जाता है लेकिन पहुंचता पॉइंट बी पर है। तो जहां सीधे रास्ते से पॉइंट पहुंचा था वहां टेढ़े में रास्ते से पहुंचता है। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पहाड़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर है, तो यहाँ पर खाली कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे इसका केवल मतलब होगा। इस बात का कोई मतलब नहीं होगा कि तुम कैसे जो है वहाँ पर पहुँचे। तो कई बार ऐसा होता है ना, ये बिल्कुल वैसी बात है कि आप आज क्या हो, आज आप एक साधारण व्यक्ति हो। साधारण मतलब साधारण जीवन जीने वाले, और आप असाधारण व्यक्ति की आपकी इच्छा है, आपका एंड है कि आपको असाधारण बनना है। आज आप साधारण हो। आपको साधारण से असाधारण बनने में कई रास्ते हैं। रास्ता एक सीधा रास्ता है, एक टेढ़ा रास्ता है, ये रास्ता है। लेकिन दुनिया जो है वो ये नहीं देखती है, अक्सर ये नहीं देखती है कि आपने असफलता से सफलता के बीच का रास्ता कैसा था, पाथ क्या अपनाया। वो सिर्फ ये देखती है कि आप 5 साल पहले कहाँ थे और आज आप कहाँ हो। 5 साल पहले आपके बैंक में 2 लाख रुपए थे, आज आपके बैंक में 200 करोड़ रुपए हैं। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन आप किन रास्तों से होते हुए वहाँ आए हो। तो आम जीवन की दुनिया भले ही देखो, अगर पहाड़ी पे चढ़ना हो तो आप देखोगे सीधा रास्ता से चढ़ोगे तो कम थकोगे, लंबा रास्ता लोगे तो ज़्यादा थकोगे। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ एंड पॉइंट महसूस मतलब मानते हैं आप। एंड पॉइंट का ही केवल मतलब होता है, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ का कोई मतलब नहीं होता है। तो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, चाहे हम रोज़मर्रा के जीवन में समाज में देखते हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं, हमने ये देखते हैं कि भाई लोग कैसे पहुँचे, कहाँ पहुँचे। हमें उनकी कहानियों में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। हमें उनकी बहुत संघर्ष वाली कहानियाँ फैंसी तरीके से शॉर्ट और मूवी की तरह दिखाई जाएँ तब तो हम बड़ा आनंद लेंगे। अदरवाइज वी आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड कैसे आप पहुँचे वहाँ पर। फिर लोग जानबूझ के बताते हैं कितना संघर्ष उन्होंने किया, उसमें फिर कहानियाँ और बहुत सारी रचनाएँ उसमें आ जाती हैं। खैर, सो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वी नीड द पोटेंशियल लैंडस्केप कॉन्सेप्ट। तो अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सी बात आती है कि अगर आपके पास कोई ऐसी, अब आप एक 2 डायमेंशन जगह सोचो जहाँ पर कहीं पोटेंशियल हाई है, कहीं पोटेंशियल लो है, कहीं पोटेंशियल वेरी हाई है, कहीं पोटेंशियल वेरी लो है। तो अब ऐसे जगहें हैं जहाँ पर चार्जों का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा हुआ है कि अब आपको एक पोटेंशियल लैंडस्केप की कंपैरिजन, आप एक तुलना कर सकते हैं, एक इमेजिनेशन कर सकते हो। तो चार्जेस जहाँ मूव कर रहे हैं वो पोटेंशियल लैंडस्केप है। जैसे मैंने एक पहाड़ी बताई, आप ऐसे ही कुछ पहाड़ियाँ, कुछ घाटियाँ सोच सकते हो चार्ज के उस रीजन में। तो आप जरा देखें, ये जो हमने बनाया है, ये जो बना रहे हैं, सॉरी ये वाला जो है जहाँ आपको कुछ पहाड़ियाँ नीली और पीली और लाल दिख रही हैं, दिस इज़ द पोटेंशियल लैंडस्केप। मतलब ये कुछ ऐसा है, कहीं पे बहुत सारे कहीं पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है, कहीं नेगेटिव चार्ज इकट्ठा है। इस तरह से उन चीज़ों को पोटेंशियल की पहाड़ियाँ और पोटेंशियल की घाटियों के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ईच पॉइंट हैज़ रिलेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर यहाँ बहुत सारे चार्ज हैं तो हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल, हम एनर्जी, पोटेंशियल मतलब वही एनर्जी महसूस किया जाने वाला, टच चार्ज के द्वारा महसूस की जाने वाली एनर्जी को ही हम एक पोटेंशियल वर्ड बार बार कह रहे हैं। याद रखना,
V बराबर W/Q। तो भले इसको पोटेंशियल कह रहे हैं, लेकिन ये वर्क जो होता है जो कि एनर्जी के साथ जुड़ा होता है, उसी को अपने दिमाग में रखना। तो पोटेंशियल मतलब एनर्जी कितनी है उस जगह पर। तो हर पॉइंट पे अपने कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यानी अपने हर पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कुछ एनर्जी होगी। सो द वैल्यू ऑफ दिस पोटेंशियल टेल्स हाउ लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय चार्ज टू मूव अराउंड। तो ये बता रहा है कि पोटेंशियल जितना ज़्यादा है, मतलब कितनी ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर उसके पास है। एक इमेजिन करो, एक चोटी है इस तरह से, ऐसी चोटी ये है, यहाँ से बॉल लुढ़कती है तो उसकी स्पीड कुछ और होगी। एक चोटी इस तरह से है, यहाँ से बॉल लुढ़कती है तो उसकी स्पीड कुछ और होगी। तो इस दोनों सिचुएशन में क्या है, आप देख रहे हो यहाँ का ढाल और ये ढाल, इन दोनों का अंतर, ये हाइट और ये हाइट का अंतर। तो यहाँ पर जो वैल्यू है इन पोटेंशियल की, ये हमें बताती है कितनी एनर्जी है चार्जों के पास जब वो मूव करना शुरू करेंगे। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज हैं वो मूव करना शुरू करेंगे तो कैसे जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हैं मूव करना शुरू करेंगे तो कितनी एनर्जी के साथ मूव करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये कुछ जो वैल्यू दिखाई, जो पीक दिखाई पड़ रहे हैं, ये हायर पोटेंशियल हैं, और जो इस तरह की वैल्यू दिखाई पड़ रही है ये लोअर पोटेंशियल की रीजन है यहाँ पर। तो जब चार्ज होगा वो इसी तरह से इन्हीं घाटियों से होता हुआ चार्ज मूव करेगा और उसका पाथ डिसाइड होगा। तो ये एक तरीका होता है। कई बार वीडियो गेम आपने देखे होंगे, बहुत बेसिक वीडियो गेम देखे होंगे, जिसमें ऐसा होता है कि एलियन शूटर वाला होता है। जैसे एक बहुत बड़ा सा मैदान होता है, उसमें कुछ जीव जंतु इधर से उधर आते हैं, आप यहाँ गोली चलाया करते हैं, फिर आप यहाँ पहुँचते हो तो यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पे इसकी तरफ आते हैं, आप यहाँ गोली चलाते हो तो इसकी तरफ आते हैं। तो ये जो सिनेरियो होता है ये भी वही वाला सिनेरियो है, पोटेंशियल रीजन का है। तो आप अपने आप को सोच लो कि आप एक ऐसी जगह हो जहाँ पर ये सारे नेगेटिव चार्ज है, तो आप एक पॉजिटिव चार्ज हो, ये सारे नेगेटिव चार्ज हैं और ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप मैदान में जहाँ जहाँ जाते हो उसी तरफ आपकी तरफ ये सब अट्रैक्ट होते हुए चले आते हैं। जो एलियंस होते हैं, वीडियो गेम वगैरह पहले आते थे, अब तो बहुत एडवांस किस्म के वीडियो गेम आ गए हैं। ठीक है, तो ये हमने पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल लैंडस्केप के बारे में बात की है। अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय पॉइंट चार्ज। तो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, कोई सोर्स चार्ज है, मान लो स्मॉल q है, एक टेस्ट चार्ज है जो कि पॉइंट A पर है और पॉइंट B पर उसको हमको लाना है। तो हम सोर्स चार्ज से डिस्टेंस नाप रहे होते हैं उस पोजीशन की जहाँ पर हमारा चार्ज आएगा। तो A पॉइंट पर पोटेंशियल VA है, B पॉइंट पोटेंशियल VB है, और हम थोड़ा थोड़ा dr डिस्टेंस करके अपने Q0 चार्ज को पॉइंट B तक ला रहे हैं। तो पॉइंट चार्ज के लिए VB माइनस VA क्या हो जाएगा, दिस इज, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि V बराबर माइनस इंटीग्रेशन पाथ E.dl, dl ये होता है। अब यहाँ dl की जगह पे dr है, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा माइनस Q/4πε इंटीग्रेशन RA से RB। RA मतलब यहाँ इस सोर्स चार्ज से शुरुआती दूरी कितनी थी, RA थी, फिर कहाँ तक आना है, RB तक। तो RA से RB तक की जो यात्रा है उसको आपको यहाँ दिखाना है कि RA से लेकर के RB तक की यात्रा कर रहा है, और dl की जगह पे dr r² है। ओके, ये आपका माइनस साइन है। आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/r² का इंटीग्रेशन जो होता है वो -1/r होता है, तो -1/r RB/RA। और अब आप क्या करोगे, तो ये इसका माइनस साइन और पहले से माइनस साइन प्लस हो जाएगा, और आप अपर लिमिट रखोगे फिर लोअर लिमिट रखोगे, ये आ जाएगा। हम शुरू से मानते आ रहे हैं कि A पॉइंट को इन्फिनिटी मानते हैं, तो VA वहाँ पर 0 होगा। तो आपका A पॉइंट इन्फिनिटी पर है, यानी RA इन्फिनिटी पर है। तो जैसे इन्फिनिटी पर होगा तो 1/∞ 0 हो जाएगा, और फिर B लिखते नहीं है तो हमने सिंपली लिखा V बराबर Q/4πε0 1/r। तो इस तरह से V का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से निकल के आ जाता है। अब याद करो E का फॉर्मूला क्या था, E बराबर था Q/4πε1/r²। तो अगर हम यहाँ R से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ R से मल्टीप्लाई कर दें, कैंसिल हो जाएगा, फिर जब 1/r बचेगा तो V हो जाएगा। तो V बराबर E/r या V बराबर E डिस्टेंस ले लो, तो ये फार्मूला आता है। तो इस तरह से हम बार बार अलग अलग जगहों पर V का ये फार्मूला कैलकुलेट करके, डिराइव करके आपको दिखा रहे हैं, और इसको याद रखिए कि बड़ा ही अच्छा फार्मूला है। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, जो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और जो पोटेंशियल है इसके बीच में जो संबंध है E बराबर -del-V, इसकी थोड़ी और पड़ताल करते हैं मैथमेटिकली, क्या इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखें।
हमने ई और वी के बीच में एक और अच्छा संबंध, एक तो ये संबंध हमने देखा था, इस संबंध को हम डिफरेंशियल रिलेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेल का इस्तेमाल होता है और जो डेल होता है वो लैप्लासियन ऑपरेटर होता है जिसका वैल्यू ये होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड के कैप, ये फॉर्मूला होता है डेल का। तो जो कि यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव यूज हुए हैं तो ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म है। एक हमने उसका और रिलेशन खोज लिया है, अभी मैंने आपको इससे पहले करवाया है, दैट इज़ द वी और ई के बीच में इंटीग्रेशन फॉर्म, तो इंटीग्रल फॉर्म आ गया है। अब हम इससे शुरुआत करेंगे और जो ई बराबर माइनस डेल वी है इस फार्मूले को डिराइव करेंगे। अब क्यों मैं डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये फार्मूला हमको मिला कैसे था, ये फार्मूला हमने मैथमेटिक्स की सहायता से निकाला था। मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर क्वांटिटी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका कर्ल अगर जीरो है तो चूंकि ई का कर्ल जीरो है इसीलिए ई, चूंकि अब उसके कर्ल जीरो होने का मतलब वो बेचारा मायूस है कि मेरा तो कर्ल जीरो है, रोटेशन है नहीं, तो उसको थोड़ा सा सांत्वना देने के लिए कि कोई बात नहीं बेटा तुम्हारा कर्ल जीरो है, तो तुमको हम और तरीके से ऐसे करके लिख देते हैं। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते हैं, गए एग्ज़ाम में और या कहीं गए, उन्होंने किसी दूसरे बच्चे को देखा कि भाई वो तो घूमने जा रहा है, आपने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा तुम घूम नहीं पा रहे हो तो चलो तुमको हम आइसक्रीम खिला देते हैं। चलो कहा ठीक है, खुश हो गया। नहीं घूमने गया तो कुछ और उसको मिल गया। तो वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, उसका कर्ल जीरो है, तो उस तरह से कंपनसेट तो नहीं कहूँगा, एक तरह से फिर चूँकि उसका कर्ल जीरो है तो उसको फिर हम किसी दूसरे तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इस लॉजिक से हमने ये फार्मूला ई बराबर माइनस डेल वी डिराइव किया था, मतलब पाया था, डिराइव तो कहाँ ही किया था। अब हमारे पास चूंकि इंटीग्रल फॉर्म में एक रिलेशन है, सो हम इसका यूज करेंगे और इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये तो हमारे पास फार्मूला है। अब अगर हम इसको एक तरह से क्या कह सकते हो, इसको अगर हम इसको एक तरह से डिफरेंशिएट कर दें तो हम इसका एक इन्फिनिटी स्मॉल कंट्रीब्यूशन मान सकते हैं। इट इज़ समथिंग वेरी लार्ज स्केल से जोड़ के करके आपने इसको इंटीग्रेशन किया है। लेकिन अगर हम सोचें कि डी वी प्लस डी वी रहा होगा, तो जो डी वी रहा होगा कितना होगा, वो ई डॉट डी एल रहा होगा। फिर इस तरह फिर एक डी वी जोड़ा इसके अंदर माइनस ई डॉट डी एल, और सबको जोड़ने के बाद जो टोटल वी बना वो इंटीग्रेशन 0.1 से 0.2 ई डॉट डी एल आ गया। तो आप मान सकते हो कि जो पूरा इंटीग्रेशन है बेसिकली ये बहुत ही छोटे छोटे इन्फिनिटी स्मॉल कंट्रीब्यूशन से मिलके बना है। तो आपके पास डी वी बराबर हो जाएगा माइनस ई डी एल। ठीक है, अब एक चीज़ जरा समझो, एक कार्टेशियन सिस्टम पढ़ो, ये एक्स एक्सिस है, ऊपर वाली वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो डी वी बराबर ई डॉट डी एल। अब जो डी एल होता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डी एक्स एक्स कैप होगा, डी वाई वाई कैप होगा, डी जेड जेड कैप होगा। तो डी एल डॉट एक्स क्या हो जाएगा, अब आप देखो डी एल डॉट एक्स कैप, इसका मतलब है कि डी एक्स एक्स कैप में एक्स कैप का डॉट प्रोडक्ट और डी वाई वाई कैप में एक्स कैप का डॉट प्रोडक्ट। तो यही डॉट प्रोडक्ट केवल 1 आएगा, इस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि x और y के बीच में देखो ये x है और ये y है। तो आप देखो y कैप डॉट x कैप मतलब y कैप ऊपर की तरफ डॉट x कैप, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट b बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos 90 डिग्री है यहाँ पर। तो दिस इज 0 बिकॉज cos 90 इज 0। तो ये भी 0 हो जाएगा। z और x ये भी 90 डिग्री, ये भी 0 हो जाएगा। तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, dx x डॉट x। अब मॉड x cos 0, चूँकि x तो खुद के साथ 0 एंगल ही बनाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज़ 1। तो ये सब कुछ 1 हो जाएगा, आपके पास सिर्फ बचेगा dx। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर कहीं भी dl डॉट एक्स कैप लिखना है तो dx लिख सकते हो, dl डॉट वाई कैप लिखना है dy लिख सकते हो, dl डॉट जेड कैप लिखना है तो dz लिख सकते हो। ये आपने समझ लिया। अब जरा dv के बारे में सोचो। हमारा जो dv है इसको हम इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में लिख सकते हैं। तो पार्शियल v बाई पार्शियल x dx, पार्शियल v बाई पार्शियल y dy, पार्शियल v बाई पार्शियल z dz। क्या कहाँ से आया है, इसको आयलर के रिलेशन से हम कहते हैं। और मेरी सलाह रहेगी आपको कि आप 12th क्लास में जहाँ आपने डिफरेंशिएशन किया है तो टोटल और पार्शियल कैसे आपस में इंटर कन्वर्ट करते हैं उसको आप जरा पढ़ लीजिएगा। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू नाउ, अब चूँकि बढ़ चुके हो बुद्धि में।
अब देखो यहाँ पर जो dx है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dl डॉट एक्स कैप, यहाँ ऊपर बताया गया है। ऐसे y को लिख सकते हैं dl डॉट वाई कैप, z को लिख सकते हैं dl डॉट जेड कैप। तो आपने वो dl डॉट वाई dl x सब लिख दिया। तो अब क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट चूँकि नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है तो आपने इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया। तो dv x कैप डॉट dl है, इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, तो dv और y डॉट dl है, फिर dv बाई dz z dl है। इस तरह सारी वैल्यूज़ आ गई। तो अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ से v तो एक नंबर है तो आप यहाँ से बाहर निकाल दोगे और डॉट dl तो हर तरफ कॉमन, तो ये रहेगा। ये जो पूरा है ये क्या बन गया, ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, लैप्लासियन ऑपरेटर। तो इस तरह से आपके पास जो वैल्यू आ गई, dv बराबर क्या हो गया, दिस होल थिंग v डॉट dl। तो यहाँ से अब देखो, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है ना कि dv बराबर माइनस ई dl। तो अब आप माइनस ई dl को इस पूरे टर्म के बराबर रख दो, तो ये पूरा टर्म जो है ये हो जाएगा डेल v। तो ये देखो माइनस ई डॉट dl बराबर dl तो यूटिलाइज हो गया और e जो है वो किसके इक्विवेलेंट हुआ, इस पूरे टर्म के। तो माइनस के साथ जो किसका माइनस रहेगा, तो इज इक्वल टू माइनस दिस। तो दिस इज द रिलेशन। सो दिस इज हाउ वी कैन फॉर्मुलेट द रिलेशन। फिजिकल इंट्यूशन की बात करते हैं, भैया इसका फिजिकल मतलब क्या है। तो अब जरा समझो, ये है एक पहाड़ी, इस पहाड़ी पर यहाँ पर हाइट ज़्यादा है, लार्ज है, यहाँ पर हाइट स्मॉल है। तो बॉल लुढ़केगी तो कहाँ जाएगी, हमेशा लार्ज हाइट से स्मॉल हाइट की तरफ मूव करेगी, ऐसे बॉल का मोशन होगा। तो जनरली ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ये स्लोप होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इस माइनस साइन का मतलब क्या है, ई पोटेंशियल के चेंज की तरफ होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जो होगी वो कहाँ से होगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। वी हाई से वी लो होगी, ये बता रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको चेंज कह लो, इस पोटेंशियल का चेंज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई वैल्यू से लो वैल्यू की तरफ चेंज होगी। इसीलिए फाइनली क्या है, लो, इनिशियली क्या है, हाई। तो जब भी लो में से हाई घटाओगे तो एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। तो ई बराबर माइनस डेल वी का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। तो जनरली ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन इन विच द स्केलर फील्ड इंक्रीज मोस्ट क्विकली। नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि डिक्रीज मोस्ट क्विकली। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस दिशा में होगी जिस दिशा में पोटेंशियल बहुत तेज़ी से कम हो रहा हो। मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जिस दिशा में सबसे तेज़ी से हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसी दिशा में ही जाएगी। तो कुल मिला के ये कहने के ही मतलब है कि अगर आपके पास कहीं पॉजिटिव चार्जेस हैं, कहीं नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगी, क्योंकि आप यहाँ रेफरेंस किसको मान रहे हो, पॉजिटिव चार्ज को। और पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस चार्ज के पास पोटेंशियल हाई होगा, नेगेटिव चार्ज के पास पोटेंशियल लो होगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस होल रिलेशन। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए। अगले केस में हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस वगैरह को भी यहाँ पर देखेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।